नमस्ते छात्रों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एमए फाइनल के भारतीय शासन एवं राजनीति विषय के अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत चलता है। तो इस पर हम आज अपना अध्ययन करेंगे, प्रकाश डालेंगे। और पहले जो भारतीय संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था, प्रकाश डाला था। तो आगे बढ़ते हुए हम आज संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत में जिस प्रणाली को अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, और भारत एक संप्रभु राज्य घोषित किया है संविधान के द्वारा। और संप्रभु जो कि पहले भारत उपनिवेश राज्य हुआ करता था, उससे स्वतंत्र होकर के एक संप्रभु राज्य अपने आप में इंडिपेंडेंट राज्य देश बन गया है। और इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अर्थात कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करेगी। जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना जाएगा उनके द्वारा ही शासन का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रणाली को हमने भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया है। और दूसरी बात ये आती है कि भारतीय जो संविधान है वो एक लिखित है और भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित है, और एक व्यापक संविधान है। लिखित रूप में इसको किया गया है, और एक व्यापक रूप में इसका जो अनुच्छेदों की संख्या है 393 संख्या है। जबकि बहुत सारे जो देश हैं उनके जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। जैसे अमेरिका के जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो 7 ही हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके 128 हैं, कनाडा के 147 हैं, और अफ्रीका के जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो 153 हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान को काफ़ी विस्तृत व्यापक रूप में लिखा गया है, काफ़ी विस्तृत रूप में लिखा गया है। तो इसके अलावा भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतंत्र के साथ में ही ये एक गणराज्य और संप्रभु राज्य है। गणराज्य का अर्थ यानी कि हमारा जो राज्य का प्रमुख होगा, प्रमुख अधिकारी होगा, प्रमुख जो राज्य प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा या चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो इस प्रकार से हमने जो राष्ट्रपति जो राज्य प्रमुख है उसको चुन करके ही नियुक्त करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा जब हम डालते हैं प्रकाश के भारत के संविधान में समाजवादी शब्द का भी प्रयोग किया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। समाजवाद का यानी कि जिस प्रकार के समाजवाद को अन्य देशों ने अपनाया है वैसा समाजवाद हमारा नहीं है, बल्कि भारतीय जो परिस्थितियां हैं, यहाँ का वातावरण है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की समाज है, उसके अनुकूल उसको ढाल करके अपनाने की बात की गई है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है कि सबका विकास हो, सभी का मिनिमम जो आवश्यकता हैं वो उनकी पूर्ति होनी चाहिए, और सबका विकास होना चाहिए, सबका जीवन स्तर उच्च होना चाहिए, कम से कम जो मिनिमम आवश्यकता हैं उनकी हर व्यक्ति को पूर्ति होनी चाहिए। इस तरीके की बात हमारे संविधान के द्वारा की गई है। धर्मनिरपेक्ष की कल्पना हमारे इसमें संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, और ना ही किसी धर्म को लेकर के वो भेदभाव करेगा, ना ही किसी धर्म को के साथ में बढ़ावा देगा, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म को अपनाने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी। राज्य धर्म कोई नहीं होगा, और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की हमारे संविधान में कल्पना की गई है, ये उद्देश्य रखा गया है। हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर संविधान यानी कि हमारे जो कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे न्यायपालिका की शक्ति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां हैं, संसद के जो प्रावधान हैं, इन सब जो और संशोधन अपने आप में एक प्रक्रिया है,
इन सब का इन सब में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों से ज़्यादा राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी, जबकि कुछ मामलों में केवल साधारण बहुमत से हम संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो अफ्रीका से की जो संशोधन प्रक्रिया है उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया के रूप में अपनाया है। तो कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों प्रकार का हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली जिसमें संसद सर्वोच्च होती है और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने शासन में यदि कोई भूल करती है, कोई गलती करती है, तो वो संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च जो शक्ति है वो संसद को दे रखी है। तो इस प्रकार से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो हमारे जो संविधान है उसके अंतर्गत दोनों एकात्मक और संघात्मक दोनों ही तत्वों को समन्वित करने का प्रयास किया गया है। एकात्मक में यानी कि आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां राष्ट्रपति में आ जाती हैं या केंद्र सरकार के पास में पहुंच जाती हैं, और सामान्य काल में हम कुछ शक्तियां राज्यों के पास में रहती हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के पास में रहती हैं। तो हमारे इस प्रकार से हमने हमारे जो विषय विभाजन किया है, शक्तियों का बंटवारा किया है, शक्ति विभाजन किया है, वो कुछ शक्तियां राज्यों को सरकार चलाने के लिए दे रखी हैं और कुछ केंद्र के पास में इनको दे दिया गया है। और जब लेकिन इमरजेंसी यदि कोई आती है तो उस समय सारी शक्तियां पूरे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में पहुंच जाती हैं। और हमारा जो संविधान है वो केंद्रोन्मुखी है, यानी कि जो केंद्र की जो शक्तियां हैं वो राज्यों की तुलना में अधिक दे रखे हैं। जो बड़े बड़े जो शक्तियां हैं, विषय हैं, वो केंद्र सरकार को दे रखे हैं, और स्थानीय स्तर के, राज्य स्तर के जो मैटर हैं उनको राज्यों को दे रखा है। लेकिन दोनों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन माना जाएगा कंट्रोवर्सी होने के। तो एकात्मक और संघात्मक का समन्वय बनाने का हमने हमारे संविधान के अंतर्गत प्रयास किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की भी भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि यदि संविधान का कोई भी उल्लंघन करता है या तीनों अंगों में से कोई भी उसका उल्लंघन करता है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, कोई भी दोनों में से कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध लगाती है, उसको दिशा निर्देश देती है कि ये जो है संविधान के अनुकूल नहीं है, ये कार्य संविधान के अनुकूल नहीं है। तो उस तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की गई है, किसी भी कार्य की समीक्षा करने की जो न्यायपालिका को शक्ति दी गई है वो इन पर प्रतिबंध लगाती है। इसी प्रकार से न्यायपालिका और संसद दोनों की जो शक्तियां हैं उनमें संतुलन बनाने का भी हमारे संविधान के अंतर्गत प्रयास किया गया। संतुलन किस तरीके से बनाया जाता है कि जो संसद है वो मनमानी न कर सके और जो न्यायपालिका है वो भी मनमानी नहीं कर सके, दोनों पर एक दूसरे पर प्रतिबंध या एक दूसरे पर अंकुश लगाने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। यदि न्यायपालिका निरंकुशता धारण करती है, कोई भी अपनी शक्तियों से परे जा कर के कोई कार्य करती है, तो संसद को ये अधिकार है कि वो महाभियोग लगा करके किसी भी न्यायाधीश को हटा सकती है। उसी प्रकार से यदि संसद किसी संविधान के अनुकूल कोई कानून नहीं बनाती है या संविधान के विपरीत, मूल उद्देश्यों के विपरीत यदि कोई कानून बनता है या अतिक्रमण करती है संसद, तो उस पर न्यायपालिका पुनरावलोकन के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे का संतुलन बनाने का प्रयास भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। फिर हम आते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों, इनके बारे में भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार होंगे। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 प्रकार के थे, लेकिन बाद में संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया था, और अब जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 रह गई है। तो प्रत्येक नागरिकों को उसके सर्वांगीण विकास करने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए, राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नागरिक को नागरिक होने के नाते उसको मौलिक अधिकारों की का उपयोग करेगा, और वो मौलिक अधिकारों से उसका जो सर्वांगीण विकास है वो विकास कर पाएगा। इसके अलावा एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व की भी व्यवस्था की गई है। इसमें कल्पना की गई है कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो नागरिकों के हित में, विकास में एक कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, जिससे कि प्रत्येक नागरिक का विकास हो सके और देश का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके। इसके लिए निर्देशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी और न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉपर न्याय स्थापित भारत में होना चाहिए, इसकी बात हमारे और मूल कर्तव्य। इसके अलावा केवल उनको अधिकार ही नहीं है, पर नागरिकों को ये भी बात की गई है कि वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करें, देश की जो राष्ट्रीय भावना है उसके लिए कार्य करें, देश की जो धरोहर हैं उनकी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को बांधने का भी कार्य किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसके अलावा वयस्क मताधिकार की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेता है उसको वोट डालने का अधिकार है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, ना शिक्षा के आधार पर, ना संपत्ति के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी नागरिकों को एक वोट डालने का अधिकार होगा, सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत बात की गई है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान करने के भारतीय संविधान में बात की गई है और व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनको वो जो मूल विकास की दौड़ है, मूल धारा है, मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा से इनको जोड़ा जा सके, इनको उस स्तर तक लाया जा सके। इनके जो पिछड़ापन है उसकी वजह से ये दौड़ में पीछे हैं, तो इनको समान स्तर पर लाने के लिए एक विशेष प्रावधान करने की बात की गई है। इसके अलावा भारत की एक राष्ट्रीय भाषा की कल्पना की गई है, यद्यपि अभी तक एक राष्ट्रीय भाषा की को पूरा नहीं हो पाया है, मान्यता नहीं मिल पाई है। एक राजभाषा ही अभी हिंदी को हम दे पाए हैं, लेकिन एक पूरे देश को बांधने वाली एक भाषा की भी कल्पना इसके अंतर्गत की गई। भारतीय संविधान में जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, पूरे विश्व में शांति, व्यवस्था, सह अस्तित्व, सहयोग, ये सारी चीज़ें विश्व स्तर पर विकसित होनी चाहिए। तो विश्व शांति की भी बात भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, कि विश्व में शांति, सहयोग, सह अस्तित्व, भाईचारे की भावना को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, विकसित किया जाए। और इसके साथ में ही एक कल्याणकारी राज्य भारत में विकसित होना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य जो कि सबका विकास कर सके, पूरे भारत को आगे ले जा सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत में भी अधिक से अधिक विकसित हो सके। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं वो हैं। बाकी का आगे हम बात करेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।